उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका सुयश। बिहार के मुंगेर से ये कुंडली मेरे पास आई है और इनकी कुंडली में जब कभी भी आपको देखना हो कुंडली कैसे, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कुंडली का बैकग्राउंड कैसा है, और वो बैकग्राउंड आपको मिलेगा कुंडली के पंचांग को देखने के बाद। इनकी कुंडली में सबसे पहले अगर देखना हो तो सबसे पहले चंद्रमा को देखना चाहिए, उसके बाद व्यक्ति के जन्म के नक्षत्र को देखना चाहिए। चंद्रमा यहाँ शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के जो पापक ग्रह बनते हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का कंपटीशन लेवल बढ़ाना होगा और उसको मेहनत बढ़ानी होगी। उसको सबसे ज़्यादा अपने रिप्रेजेंटेशन स्किल पे काम करने की आवश्यकता है, अपने कम्युनिकेशन पे काम करने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे मन को कमज़ोर गति से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसको और भी ज़्यादा मजबूती देने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है कि आपका आत्मबल कमज़ोर ना हो, क्योंकि आप अश्विन माह में दक्षिणायन में जन्मे हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से जहाँ चंद्रमा को बल मिलेगा, परंतु सूर्य की कमजोरी देखने को मिल जाएगी। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होगा और क्रिएटिविटी थोड़ी कमजोर होगी, जहां व्यक्ति कई बार रट्टू तोता बन जाता है। ये नहीं होना चाहिए। शरद ऋतु में आलस्य बढ़ता है। दूसरों के काम के लिए व्यक्ति तुरंत पजामा का नाड़ा बंध के तैयार है, पर अपने काम के लिए थोड़ा डिले करता है। ये नहीं होना चाहिए। गुरुवार को जन्मे होने से गंभीरता और वाक चातुर्यता और बुद्धिमता, साथ ही साथ व्यक्ति का जो वर्चस्व है समाज पे, लोगों पे, और उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर कभी कभी होता है, पर रेगुलराइज ठीक रहता है। अब यहां से शुरू करते हैं नक्षत्र का प्रभाव। मूल नक्षत्र में जन्मे होने से आरंभ दिक्कत से युक्त होता है। छोटी नौकरी शुरू में करनी पड़ती है, पर बाद में जाकर के व्यक्ति की पहचान बड़े लेवल पे होती है। अतिगंड योग आपको कमजोर कर सकता है। तैतिलकरण आपको खुद का व्यवसाय करने पे मजबूर कर सकता है, या कई बार छोटी नौकरी देने को मजबूर करता है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आपके अंदर साहस है, बल है, पराक्रम है, ऊर्जा है और ताकत है। इसको कभी भी कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग था, पर उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप लग्न में अब देखेंगे तो राहु और बुध, चंद्रमा गुरु के साथ, शनि केतु के साथ सप्तम स्थान में, मंगल नीच के और शुक्र 12 में, और चंद्रमा शुक्र और सूर्य का परिवर्तन। यहाँ पे सूर्य का नीच का होना, इसी भाव में बैठना, और यहाँ पे सूर्य का यहीं बैठना, नीच का होना। नवांश के बाद दशमांश कुंडली में त्रिकोण में नीच का होना, गुरु से निकटस्थ, गुरु का केंद्र में होना, और यहाँ गुरु का केंद्र में होना। यहाँ गुरु चतुर्थ स्थान में, यहाँ भी गुरु चतुर्थ स्थान में, और चंद्रमा के साथ यहाँ चंद्रमा से केंद्र में, यहाँ चंद्रमा से केंद्र में। शुक्र और गुरु का संबंध नवम पंचम का, शुक्र और गुरु का संबंध थोड़ा कमजोर, शुक्र और गुरु का संबंध परिवर्तन का। ये देखते जाइए, ये अच्छी बात है जो बता रहा हूं। दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और गुरु की दृष्टि, दशम भाव में चंद्रमा का बैठना और मंगल की दृष्टि, अच्छी बात है। दशम भाव में बुध का बैठना और गुरु का प्रभाव, यहां भी गुरु की दृष्टि, यहाँ पे मंगल की दृष्टि है। हालांकि ये थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ, क्योंकि अष्टमेश होंगे, हालांकि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, इस वजह से मेहनत थोड़ी करवाएंगे। पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे है और दशम भाव के अधिपति लाभ भाव में बैठ रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। ये चीजें अच्छी हैं करियर के हिसाब से। दूसरे नंबर पे लग्न में बुध का बैठना राहु के साथ, बुद्धिमान और तार्किक बहुत ज्यादा, कोई भी बात जमीन पे ना व्यक्ति गिरने दे, और जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा बर्ताव करे। कानूनन जानकार होता है, और कन्या लग्न के लोगों के पास बहुत ही चतुराई से अपने काम को निकालने की दिव्य अलौकिक शक्तियां विद्यमान होती हैं। मतलब उनको पता है कि मेरा काम कौन कितनी मजबूती से कर सकता है, किसका पाला कितना पकड़ना है, और किसका पाला कितना मजबूत है और किसका पाला कितना कमजोर है। ये बहुत अच्छे तरीके से जातक को पता है। इस भाव को हमेशा ही बल देते रहिएगा। आपका काम पैरवी से भी होने वाला है, तो अगर कभी ऐसी बात बने तो पीछे मत हटिएगा। गुरु जन्म कुंडली में हर जगह अच्छे बैठे हैं, यहाँ पे केंद्र में, यहाँ पे केंद्र में, यहाँ पे केंद्र में। सूर्य जन्म कुंडली में यहाँ भी नीच के, यहाँ भी नीच के, यहाँ भी नीच के, बलवान होंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में,
चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में, चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में, मंगल जन्म कुंडली में नीच के, मंगल यहाँ पे केंद्र में और मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में मित्र में, मतलब यहाँ से ज्यादा अच्छी स्थितियां मंगल की इन दोनों चार्टों में देखने, वर्ग चार्ट में देखने को मिल रही है। बुध केंद्र में भद्र योग, बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं लग्नेश होकर के, यहाँ भी अच्छी बात है क्योंकि लग्नेश होकर के लाभ में बैठ करके पंचम को देखेंगे, ये अच्छी बात होगी। और उस पे केतु की दृष्टि है और वस्तुतः इस भाव के अधिपति कम से कम उसके साथ हैं, तो परिवर्तन योग भी बुध और चंद्रमा का बनेगा। नवांश कुंडली में भी बुध जो है वो केंद्र में आ रहे हैं और इसे अच्छी बात कही जाएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी है और गुरु की दृष्टि यहाँ पर, अगर दृष्टि नहीं भी देखें तो भी गुरु का प्रभाव रहेगा बुध के ऊपर, या बुध का प्रभाव दशम स्थान पे। गुरु की बात करी, शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र जन्म कुंडली में 12वें अच्छे होते हैं पर कमजोर होंगे क्योंकि शत्रु की राशि में या शत्रुवत, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां वो परिवर्तन योग में अगर नहीं होते तो व्यक्ति का व्यय बहुत ज्यादा होता क्योंकि पराक्रमेश पहले ही नीच के और पराक्रम भाव पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, केतु खाली देख रहे हैं, इस वजह से वो भाव थोड़ा बहुत कमजोर होगा। इस कारण से ही व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी होगी, भागने की आवश्यकता ज्यादा होती है, अपने कम्युनिकेशन पे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। क्लियर है? नौकरी के योग तो द्वितीय भाव में सूर्य का बैठना ये ठीक होगा, खराब नहीं है क्योंकि शुभ ग्रह की स्थिति में बैठे हैं और परिवर्तन योग भी बना रहे। व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने के बारे में भी तैयारी कर देनी चाहिए और अगर हो सके तो अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, ये भी स्थितियां बनती हैं। इस कुंडली के लिए 4 अंक अच्छा रहेगा। अब आपको यहाँ रोक करके मैं आपके जन्म के नक्षत्र पे और लग्न पे लेके आता हूँ। लग्न 28 डिग्री का उत्तरोत्तर कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है जिसके कारण व्यक्ति के चेहरे का प्रभाव और उसका ऑरा कमजोर होता है, आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है। कई बार गंभीरता थोड़ी बढ़ानी होगी और उसके बाद अपने लैंग्वेज पे काम करने की आवश्यकता है, भाषा पे बहुत जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। आपकी मजबूती इस बात पे निर्भर करेगी कि आप अपनी बात को कितनी मजबूती से रखते हैं और कितने आत्मविश्वास से भरे हैं। उसके अतिरिक्त आप प्रत्येक दिन बूढ़े हो रहे हैं, अवस्था से नहीं और नहीं विचारों से। कई बार आपके आत्मबल में कमजोरी इस कदर हावी हो जाती है कि आप प्रत्येक दिन अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, या कई बार आपको लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका लग्न 28 डिग्री का है। ये आपके चेहरे की रंगत को और चेहरे के प्रभावों को और भावों को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करवाने देता है सामने वाले को। मतलब कई बार आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर कई बार वो सामने वाले को वो बात समझ में नहीं आती है और उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है जिसके कारण आपके काम में नुकसान की स्थिति बनती है। कई बार आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, ये भी चीजें देखने को मिलती है। कई बार आप बढ़ करके काम कर देते हैं कि बॉस खुश होंगे पर वैसा उत्तर मिल करके सामने नहीं आता। राहु लग्न में हस्त नक्षत्र के कंफ्यूजन बढ़ती है और डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर बढ़ती है। कई बार छोटे पद पे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। हालांकि बुध के साथ वहां बैठे हैं तो आपके साथ वो रहेंगे। व्यक्ति हमेशा ही ब्रॉड माइंडेड होता है, वो चाहे कितनी बार भी ठगा जाए, दूसरों के द्वारा मतलब कमजोर कराया जाए, महसूस कराया जाए कि उसको भी तुम्हारे पास वो योग्यता नहीं है, पर फिर भी कभी भी व्यक्ति साहस नहीं खोएगा क्योंकि शनि साहस भाव के अधिपति होकर के बुध को या लग्नेश को या लग्न को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास चीरकाल तक उसकी युवावस्था बनी रहती है, मतलब उसका साहस कभी भी उसको कमजोर नहीं करने देता है। बुध जो है वो जन्म कुंडली में हस्त के बैठे, इस वजह से आपके पास तार्किक क्षमता और तर्क और लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यवसायिक नेचर होता है और व्यक्ति अपना काम निकालने में शातिर है। लग्न चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण होगा 28 डिग्री पे और ये चरण के अधिपति बुध बन जाएंगे। इसका मतलब है कि लग्न जो बना 28 डिग्री का और 28 डिग्री पे चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण बुध का नक्षत्र बनेगा, बुध चरण के अधिपति बनेंगे और बुध लग्न में ही बैठे हैं। ऐसी अवस्था में बुध की दशा और सूर्य की दशा, साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे। कारण है क्या? क्योंकि ये हर जगह अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं और वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है। और मैं आपको कहूंगा आप 1996 के जन्मे हैं, आप कम से कम अपनी तैयारी 2026 के नवंबर तक रखिएगा, तब तक आपको अपनी परीक्षा देनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में सेंट्रल से ज्यादा सेंट्रल्स के भी नौकरी के योग होने हैं और स्टेट के भी हैं। तो अगर कुछ हो सके तो चुनिंदा जो जैसे स्टेट पीसीएस में उत्तर प्रदेश हो जाए, उत्तराखंड हो जाए या बिहार सरकार हो जाए,
राजस्थान पीसीएस हो जाए, ऐसे परीक्षाओं में भी आपको अपने आपको बिछाना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली में लग्न में बुध भद्र योग और चतुर्थ स्थान में गुरु हंस योग और गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ 12वें भाव में जाना और परिवर्तन योग बनाना, ये थोड़ी बहुत अच्छाई के साथ कमजोरीपन का एहसास कराएंगी। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना और जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र का बैठना, चंद्रमा और बुध का केंद्र में होना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हमें अपने निर्णयों को कभी भी जल्दबाजी से युक्त होकर के नहीं लेना चाहिए। और एक बात और है कि शनि कम से कम आपकी कुंडली में मंगल से प्रभावित नहीं है। राहु, शनि, केतु, बुध ये सबका प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे है। ऐसी अवस्था में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने दाम्पत्य और डेली बेसिस के इनकम पे रखना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी जो नौकरी आपके पास है उसको किसी भी तरीके से कभी भी छोड़ने की नौबत में या प्रयास भी मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वहां पे शनि नीचाभिलाषी हैं। यहां भी शनि जो बैठे हैं वो गौर से देखिए 10 नंबर में बैठे हैं, दशमांश कुंडली में वो 10 नंबर में बैठ रहे हैं, नवांश कुंडली में वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, 6 नंबर में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में तो यहाँ पे नीचाभिलाषी होने के कारण कई बार पंचम भाव कमजोर होगा। हालांकि गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में दशम स्थान को मिल रहा है, गुरु का प्रभाव अष्टम स्थान को मिल रहा है और गुरु अपने उच्च की राशि से देखिए कोई विशेष संबंध नहीं बना रहे। इस वजह से अपनी गुरुता बरकरार रखिए, जो मिला हुआ है उसको छोड़ने के बारे में कभी भी मत विचार करिए। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि पराक्रमेश मंगल नीच के हैं और पराक्रम के अधिपति भी नीच के हैं। मंगल और कारक दोनों, मतलब पराक्रम के कारक भी मंगल होते हैं और पराक्रम के अधिपति भी मंगल हुए, ये दोनों ही आपकी कुंडली में नीच के हैं। अवस्थागत वो नवांश कुंडली में मीन के बैठ रहे हैं, इस वजह से वहां भी वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। दशमांश कुंडली में भी वो आपकी कुंडली में लाभ देते देखे जा रहे हैं, हालांकि वहां पे भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से ही कई बार व्यक्ति को कमजोर परिणाम मिलता है, मतलब 25% का परिणाम आपको वो मंगल दे रहे हैं। ये बात यहां तक खत्म। बुध जो है वो आपकी कुंडली में लग्नेश हैं और सूर्य जन्म कुंडली में डिग्री में 1 डिग्री के, और बुध जो है वो 20 डिग्री के हैं। ऐसी अवस्था में बुध का प्रभाव थोड़ा बहुत कमजोर अवश्य होगा। एक बात और बताता हूं, बुध कम से कम आपको अपना परिणाम देते जाएंगे और आपको बुद्धिमान तो बनाते ही रहेंगे। साथ ही साथ तर्क आपके पास रहे, क्योंकि बुध से केंद्र में गुरु भी बैठे हैं और बुध के पास शनि का बल है, जिससे गंभीरता अलग से मिल जाएगी। यहां आपको अपनी गंभीरता को बरकरार रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति नीचाभिलाषी हैं एजुकेशन पे, और अपने जो है वो बेस जो है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि जो चीजें आपका बेस तैयार कर सकती हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आपको सूर्य की आराधना करने के ऊपर बल देना चाहिए, क्योंकि यही आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान ग्रह बन रहा है। वो कमजोर नहीं, सबसे अच्छा है। वो नीच के हैं पर हर जगह अच्छे हैं, गुरु केंद्र में हर जगह हैं, दशम स्थान पे उनका प्रभाव पड़ रहा है, करियर में सेटलमेंट के अच्छे योग भी बनेंगे। छठे स्थान के अधिपति ने लग्न को देखा हुआ है, ऐसी स्थिति बहुत अच्छी होगी, गुरु से केंद्र में है। और एक बात बता दूं तो गुरु का प्रभाव शनि के साथ ही बैठा हुआ है, केंद्र में है दोनों, कम से कम कुछ तो संबंध है। दशम भाव के अधिपति पे बुध की दृष्टि है, व्यक्ति बड़े अधिकारियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि अगर ये सूर्य नीच के हर जगह नहीं होते तो आप संपर्क में नहीं होते। अगर ये शनि जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति बुध को नहीं देखते तो आप बड़े लोगों के संपर्क में या सरकारी मुलाजिमों के संपर्क में नहीं रखते। ये शनि का ही प्रभाव था जिसने आपको इतनी सारी चीजें दी हैं। शनि की दृष्टि भाग्य के लिए ठीक थी, कमजोर नहीं थी, क्योंकि वो अपने मित्र की राशि को देख रहे थे। लग्न को देखने के कारण आपको तार्किक और बुद्धिमान, साथ ही साथ आपके अंदर प्रतियोगितापन्न और प्रतियोगिता में विजेता बनाने वाला योग दे रहे हैं। वस्तुतः शनि की 10वीं दृष्टि यहां के लिए भी बहुत अच्छी होगी। गुरु का और शनि का संबंध जो आपकी कुंडली में बन रहा है, बुध का और शनि का संबंध जो आपकी कुंडली में बन रहा है, वो आपकी कुंडली के लिए सरकारी क्षेत्र में योग और भी ज्यादा बलशाली बना रहे हैं। इसी अवस्था को जब आप दशमांश कुंडली में देख रहे हैं तो यहां पर भी शनि की 10वीं दृष्टि यहां पे रहे, और अगर थोड़ी देर के लिए हम मान जाते हैं तो यहाँ गुरु और मंगल का परस्पर संबंध केंद्र में आने का बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे भी गुरु और बुध का प्रभाव, आप कम से कम इतना तो पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि कल को अगर कुछ ना मिले तो आप अपनी कोचिंग संस्थान भी बहुत अच्छे तरीके से खोल सकते हैं। इस कुंडली का कला क्षेत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों अच्छे हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में राहु बलवान होकर के बैठे हैं, खराब नहीं है, राहु अच्छे हैं। और मैं समझता हूं कि अभी आपकी कुंडली में सूर्य के बाद चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे, मंगल के बाद राहु आएंगे, तो सूर्य की दशा आपकी कुंडली के लिए
इस कुंडली के लिए सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि वो 12वें भाव के अधिपति होते हैं, पर उनको दोष नहीं लगेगा। लग्न में बैठे तो भी दोष नहीं लगे, अगर जन्म कुंडली में द्वितीय बैठे तो भी दोष नहीं लगे। लेकिन कमजोरी ये होगी कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए मशक्कत थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका व्यय बहुत ज्यादा होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके खर्च निरंतर होते हैं। पिता से संबंध बेहतर बनाने की आवश्यकता हमेशा होगी। आपके ऊपर पिता का प्रभाव और माता का प्रभाव दोनों का रहेगा, और दोनों से सुख भी है, और दोनों से आपके संबंध भी बहुत ज्यादा मतलब नजदीकी वाले हैं। बड़े भाई बहनों का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर सा है, हालांकि उनका आशीर्वाद मिलेगा, पर कजन वगैरह के मामले में थोड़ी सी कमजोरी, या उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहे, या इस मामले में क्योंकि एकादशवां भाव कमजोर है। नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें हैं, इस वजह से भी थोड़ी सी कमजोरी है, और तृतीय भाव के अधिपति भी कमजोर है, इस वजह से कई बार व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता है। ये बात भी आपकी कुंडली में देखी जा रही है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा का और बुध का केंद्र में आना, यह आपकी कुंडली में व्यवसायिक नेचर भी दिखा रहे हैं, और व्यक्ति को ऐसी स्थिति में कई बार यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि दे देते हैं, क्योंकि लग्न में बुध अगर बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा चपल, चंचल, चालाक और चतुर बना देंगे कि मुझे कब कौन सा स्टेप लेना है और किसके सामने कौन सी बात करनी है कि सामने वाला खुश हो जाए। अगर नौकरी ना भी लगे तो आपके पास जो नौकरी अभी है उस पर अपने आप को बरकरार रखिएगा। भूल कर भी कभी नौकरी छोड़ने के बारे में विचार मत करिएगा। आप सीख लगा करके तैयारी जरूर कर सकते हैं, पर निसंदेह नौकरी छोड़ नहीं सकते। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए अनुकूल है, पर सूर्य वहां बैठे हैं इस वजह से। हालांकि पापक ग्रह की राशि नहीं है, शुभ ग्रह की राशि है, परिवर्तन में है दोनों, इस वजह से शुक्र और सूर्य का लाभ मिलता रहेगा, मतलब दोनों ही जगह और हर जगह। कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे भावों के अधिपति होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में वो 12वें बैठे हैं, वो आपका व्यय बढ़ा रहे हैं, जिसमें भाग्य का भी हो रहा है व्यय, और साथ ही साथ धन का भी व्यय हो रहा है। वो और भी ज्यादा बुरे वक्त से गुजार सकते थे आपको, अगर गुरु की दृष्टि वहां नहीं जाती तो। शनि, राहु, केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव को प्रभावित कर सकता है। मंगल नीच के हैं, सप्तम भाव के अधिपति से केंद्र में राहु हैं, इस वजह से हमें विवाह आदि से करने से पहले कुंडली मिला लेना चाहिए। यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि की स्थिति यहाँ पे बनेगी, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं। मंगल की उच्च दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और जन्म कुंडली में करियर वाला जो भाव है वो बिल्कुल ही सेटल है और बहुत अच्छा है, इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक बात और भी कह दूं तो सूर्य आपकी कुंडली में अगर भाव के आधार पर कहूं तो सूर्य आधा परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से उनकी आवश्यकता है कि उनकी आराधना करी जाए। आदित्याय नमः का जप करना चाहिए। चंद्रमा अच्छे नहीं होते इस कुंडली के लिए, लाभ भाव के अधिपति होते हैं, पापी भाव है, वहां पे नीच के मंगल हैं, जिनका नीच भंग गुरु करेंगे। इसके कारण से भी आपको जो चीज प्राप्त होनी है जीवन में वो अवश्य होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आप चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में नीच भंग अपना करवाएंगे, क्योंकि गुरु केंद्र में है, और आपकी कुंडली के आधार पर वो आपकी कुंडली में 25% का परिणाम मैंने बताया ही था। बुध जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं और आपको 50% से भी ज्यादा का परिणाम देंगे। अगर अस्त नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम कर सकते थे। गुरु आपकी कुंडली के लिए 100% बहुत अच्छे ग्रह हैं, और निस्संदेह वो आपकी कुंडली के लिए सप्तम और चतुर्थ दोनों भावों का प्रभाव बढ़िया से अच्छे तरीके से देते रहेंगे, जिसके कारण आपका संतान पक्ष, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका सम्मान, आपका प्रभाव, आपका दाम्पत्य, आपका रिकॉग्निशन, वो सब आपको मिलता रहेगा, और आपका डेली बेसिस का इनकम कुछ ना कुछ व्यक्ति प्रत्येक दिन कमा लेता है। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए 25% के परिणाम के साथ रहेंगे, हालांकि फिर भी वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, मारक होते, पर वो कमजोर हैं तो ठीक हैं, अगर मजबूत हो जाते तो बुरी बात होती। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए 100% बहुत अच्छी दशाओं में जाएंगे, और इनकी दशा भी अच्छी रहेगी। अब एक बात बताता हूं, लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, धन के अधिपति का परिवर्तन योग करना, ये दोनों अच्छी बात। तृतीय भाव के अधिपति का नीच का जाना और नीच राशि में रहना, ये थोड़ी कमजोरीपन के साथ, जहां व्यक्ति को कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, उसको अपनी भाषाई पकड़ थोड़ी मजबूती से बढ़ानी होगी, कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। चतुर्थ भाव में गुरु चंद्रमा का बैठना, संपूर्ण सुख की प्राप्ति, माता पिता का सहयोग, और व्यक्ति समाज में बहुत ही अच्छे व्यक्ति के तौर पे पहचाना जाता है, और उसकी पहचान बड़े लेवल पे होती है, मतलब वो ब्रॉड माइंडेड होता है। कई बार भले ही अपनी बात वो बहुत ही मजबूती से भले ना रख पाए, क्योंकि कई बार उसके पास शब्द की कमी हो जाती है। इस चीज पे मतलब शब्दकोश बढ़ाने की आवश्यकता है।
पंचम भाव और छठे भाव के अधिपति कभी कभी घसीटी करवाएंगे, क्योंकि उनका वो नेचर है, तो आपके जीवन में वो प्रतियोगिता भी डालेंगे। ऐसी स्थितियां भी देखी जा रही हैं, क्योंकि वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे, अपने नक्षत्र के नहीं बैठे होते तो और भी ज्यादा वो कमजोर हो जाते। गुरु अगर पूर्वाषाढ़ा के नहीं बैठे होते तो निसंदेह आपके पास अनुभव कमजोर हो जाता है। सप्तम भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना और जन्म कुंडली में लग्न से केंद्र में होना, चंद्रमा के साथ बैठना और शुक्र को देखना, ये भाग्य के बल की वृद्धि देंगे और भाग्य का लाभ देंगे और कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए स्टैब्लिश करने में सहयोगी भी सिद्ध होंगे। अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ जन्म कुंडली में तृतीय मंगल इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते और वो दारिद्र दोष पैदा करते हैं, जहां व्यक्ति को कई बार आरंभ में मशक्कत झेलनी पड़ती है और दिक्कत से गुजरना पड़ता है। वहीं नवम भाव के अधिपति का 12वें जाना कमजोरीपन का एहसास कराते हैं, दूर जाकर के व्यक्ति को सफलता मिलती है। आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर दिशा, 4 अंक, वृषभ राशि, मीन राशि और कई बार मकर राशि अच्छी होती है। विवाह आदि के लिए कर्क राशि की जातिकाएं या कई बार मकर राशि की जातिकाएं आपके लिए अच्छी होंगी। साथ ही साथ आपकी कुंडली में रंग हरा बहुत अच्छा रहे, दिन बुधवार अच्छा रहे और शनिवार का दिन अच्छा रहे। दशम भाव के अधिपति का लक्ष्मी संपन्न योग बनाना, ये व्यक्ति को अपने पैरों पर जल्दी ही खड़ा कर देता है। गुरु से बुध का केंद्र में होना, ये अति बुद्धिशाली योग बनाएगा। एकादशवें भाव की कमजोरी देखी जा रही है, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ आपको जो चीज प्राप्त करनी है वो हो जाएगी, पर होगी जरूर, ये मैं गारंटी से कर सकता हूँ। यहाँ पे गुरु, चंद्रमा और बुध का तीनों का केंद्र में होना बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि चंद्रमा अपने उच्च की राशि से केंद्र में है और गुरु की मित्र की दृष्टि पड़ रही है। लाभ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभेश जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे और अष्टम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को कर्ज में भी देखा जा सकता है। कर्ज न तो किसी को दीजिएगा और न किसी से लीजिएगा, क्योंकि अगर उलझ जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल होगा, ये बात याद रहे। आपकी कुंडली में चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर हैं, इस वजह से नौकरी छोड़िएगा मत और कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों का अनादर मत करिएगा। हालांकि आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में रेगुलराइज है और चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, गुरु का संग उनको हर बार मिल रहा है। व्यक्ति सबकी सुनता है और सबके हिसाब से ही काम करता है। कुंडली में दाम्पत्य का सुख, पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, सुख और सखाओं का सुख, मित्र का सुख, कलीग वगैरह का सुख हमेशा रहेगा। आपके लोग आपके पास हमेशा ही बरकरार रहेंगे। मंगल आपकी कुंडली के षडबल में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह के रूप में देखे जाएंगे। बुध जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर दिखे जा रहे हैं। शनि वक्री हैं, इस वजह से कई बार वो आपको आलसी बनाएंगे और आपको अपने ही काम के लिए आलसी बनाएंगे। दरअसल वो दूसरे के काम के लिए आलसी नहीं बनाएंगे। होरा कुंडली के आधार पर सूर्य की दशा, बुध की, चंद्रमा और मंगल की दशा आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा रखेगी और व्यक्ति से मेहनत करवा करके सफलता देगी। बाकी गुरु, शुक्र, शनि, केतु और राहु की दशाएं आपके लिए कमजोरीपन का शिकार नहीं होने देंगी। आपको स्मूथली वो दशा आपसे होपफुली अच्छा करवा देंगी। अल्टीमेटली इस कुंडली में संतान का सुख बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए भवन, वाहन का सुख बहुत अच्छा है। इस कुंडली में व्यक्ति अपने माता और पिता की सेवा संपूर्णतया कर पाएगा, उसमें उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इस कुंडली के आधार पर पिता के साथ संबंध भी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे देख रहा हूं। माता के साथ संबंध भी जातक की कुंडली में अच्छाई को प्राप्त कर रही है। माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा। सरकारी नौकरी के 100% योग बने हुए हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तैयारी करनी है और निस्संदेह है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।